नमस्कार। आज हम लोग संस्कृत साहित्य का प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे जो 2023 में परीक्षा हुई है। किस तरह से प्रश्न आया, क्या पहले की तरह था, सिलेबस के अनुरूप था या क्या है, इसका एक सटीक आंसर क्या होना चाहिए, उस पर भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में जो पहला क्वेश्चन होता है वह कंपलसरी है संस्कृत में देना। एक एक नंबर का 10 सवाल पूछता है। इस बार भी बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। तो सभी लोग देखिए, प्रश्न पत्र आपके पास होगा। एक सही आंसर क्या होना चाहिए वो हम लोग बता रहे हैं। आज चूँकि हमारा मकसद है प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना कि क्या सही आंसर हो, उस पर हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आया है फर्स्ट पेपर का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग देख रहे हैं कि अधोलिखिता सर्वे प्रश्न संस्कृत भाषाया समाधया, मतलब नीचे के जो संस्कृत में सारे प्रश्न संस्कृत में देना है। पहला है अनुस्वार ह व वर्णानाम उच्चारण स्थानानि लेख्यानि। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, हम लोग लिख देंगे उत्तरम, उसके बाद वर्ण है, उसके बाद ए का नंबर 1 अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम नासिका। अब आप देखिए, इधर अस्ति लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे, वर्तते लिखे, विद्यते लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये लिखना है। उसके बाद ह और व उसी तरह से लिखेंगे, हकारस्य या ह वर्णस्य, हकारस्य उच्चारण स्थानम कंठ, कोई विसर्जनीय नाम कंठ। अस्ति लिखें अथवा ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है वह, तो वकारस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्ठ। ये इस तरह से हम आंसर लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। पहले यद्यपि लिखा रहता था कि 2-3 पंक्ति सु लिख दो, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं लिखता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, इसमें 2 भी लिखेंगे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा है, इस बार बहुत बढ़िया है, वाच्य से भी 2 पूछा। तो दूसरे में वाच्य परिवर्तन है। वाच्य परिवर्तन है, देखिए क्या है, मम मित्राणि गृहं गच्छन्ति, मम मित्राणि गृहं गच्छन्ति। इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो षष्ठी रहे, चतुर्थी रहे, पंचमी रहे, षष्ठी, सप्तमी, बेपद कोई चेंज नहीं होता है। मित्राणि प्रथमा बहुवचन, इसका तृतीया बहुवचन हो जाएगा, तो हो जाएगा मित्रैः, तृतीया बहुवचन। गृहम नहीं है, ग्राम है, क्षम्यताम, है ना। यहाँ पर क्या है, गृहम नहीं है, यहाँ पर हमारा है ग्रामः। मम मित्राणि ग्रामम गच्छन्ति, तो मम मित्रैः ग्रामः, मूल धातु में य लिख देंगे, उसके बाद ग्राम 1.1 प्रथमा एकवचन में गम्यते। तो ये हो गया आपका वाच्य परिवर्तन। 4 शब्द है, मम मित्रैः ग्रामः गम्यते। इसमें से यदि आप 3 शब्द भी सही लिखते हैं तो आपको पूर्णानुक्रम सोच के देखिए, यदि 4 शब्द में 1 मार्क्स है तो इसका मतलब वो एक वर्ड में, एक शब्द में 0.25 मार्क्स है। एक और वाच्य परिवर्तन पूछा है, 2 वाच्य परिवर्तन से, प्रकाशेन तायते, देखो प्रकाशेन तायते, यह वाच्य परिवर्तन है। यह हमारा भाववाच्य में है।
तो स्वाभाविक है जहाँ तृतीया विभक्ति लगी है वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रथमा लगा देंगे, तो हो जाएगा आपका प्रकाश। प्रकाश हो गया। देखिए तायते शब्द क्या है, मूल धातु ता है, इसमें लट लकार जोड़ दीजिए, ती लगा दीजिए, ताती। कैसे रूप बनता है, जैसे होता है पाती, याति। देखिए पा धातु का दो मीनिंग है, एक पाती में रक्षा करना भी होता है, एक पाती का मतलब होता है रक्षा करना। एक पा का पिब यदि होगा तो उसका मीनिंग होगा पीना, उसी तरह याति होता है। तो यहाँ पर होगा प्रकाशा ताते, हाफ नंबर यहाँ, हाफ नंबर यहाँ। ये थोड़ा सा वाच्य ठीक पूछा था। ठीक है, इस चीज़ को देखिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, दो हो गया आपका वाच्य परिवर्तन। अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय अत्र अन प्रत्याहार अंतर्गत वर्ण लेखनीय। देखिए अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, इसके अंतर्गत क्या होगा, अन प्रत्याहार है। यदि केवल अन पूछता तो हम इसमें 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ हा या वा रा ला। इसमें 14 वर्ण आता है। तो ये हमारा अन प्रत्याहार के अंतर्गत, एक बार पहले भी पूछा था यूपीएससी ने, तो वहाँ कुछ ऐसा क्लियर नहीं लिखा था। तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के अंतर्गत ये 14 वर्ण आएंगे और आपको यही आंसर इसका लिखना था। इसका मतलब यही लिखना था, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय अत्र अन प्रत्याहार अंतर्गता वर्णा निम्नलिखिता संति, और ये हमारा 14 वर्ण है। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगे समृद्ध प्रयत्नवान कह स्वर। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रयोगे मतलब होता है प्रयोग में, प्रयोग अवस्था में। समृद्ध प्रयत्नवान स्वर का, समृद्ध प्रयत्नवान स्वर का, ये मतलब प्रयोग अवस्था में समृद्ध प्रयत्नवान स्वर कौन है। तो इसका आंसर होगा, ह के स्थान पर लिख देंगे ह्रस्व, ह्रस्वः आकार। अर्थात ह्रस्व आकार जो है वह प्रयत्न अवस्था में क्या होगा हमारा, समृद्धवान। ये आंसर इसका हुआ। तो ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना था, प्रयोगे समृद्ध प्रयत्नवान स्वर ह्रस्व आकार। हम अस्थि आगे लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर का है। तो ये आपका हो गया, ये वाच्य हो गया। अब आया पंचगंगम, इसका होगा पंचानाम गंगा नाम समाहार, ये इसका विग्रह हो गया। समास का नाम लिखेंगे अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, बस इतना ही लिखना था। विग्रह करने में हाफ नंबर है, अव्ययी भाव लिखने में हाफ नंबर। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब आने वाला टाइम में हो सकता है वह विग्रह करने के लिए पूछे, समस्त को पूछे और सूत्र भी पूछ सकता है, क्योंकि 1-2 साल से प्रवृत्ति देख रहा हूँ कि वह समास के सूत्रों को टच कर रहा है। संधि का तो कर ही रहा था, समास के सूत्र तो हो सकता है यदि सूत्र पूछ देता तो नदीभिश्च, जैसा कि आप लोगों को पता है, यदि पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद नदी सूचक हो तो वहाँ पर द्विगु समास न होकर के अव्ययी भाव समास होता है, नदीभिश्च। यह पहले भी पूछा जा चुका है। अगला है आपका स्त्री प्रमाणी यस्य सह, तो होगा इसका समस्त पद स्त्री प्रमाण, यह हमारा हो गया समस्त पद। और इसका जो होगा समास होगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, या एक में कर देंगे तो बहुव्रीहि समास है। यदि सूत्र पूछ देता तो अनेक मन्य पदार्थ है।
तो ये आपका आंसर हो गया समास का। इसका मतलब 2 समास से इसने पूछा, तो ध्यान में रखिएगा, मिलाते जाइए, क्या आप सही आंसर कर पाए हैं कि नहीं, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखें। तो हो गया आपका ये। अब हमारा है संधि से 2 उन्होंने पूछा है। एक और पूछा है टी संज्ञा का टी संज्ञा, तो लिखेंगे टी संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति अचो अंत्यादि टी। बस ये हो गया अचो अंत्यादि टी। इसका मतलब है कि टी संज्ञा विधायक सूत्र लिख के बस इतना कर देंगे। अचः अंत्य आदि टी संज्ञा भवति। उदाहरण दे दीजिए, जैसे किसी भी शब्द का जो अंतिम स्वर होता है वह टी कहलाता है। जैसे मान के सोच के लीजिए, यहाँ हमारा टी ही रहता है, तो इसमें ट है और ई है, ये हमारा टी हो जाता है। लेकिन यदि मान के चले यहाँ न होता तो हमारा इन टी भाग होता है। इसका मतलब है व्यंजन सहित हमारा टी कहलाता है। अब आइए, तो टी संज्ञा समझ गए, तो ये हो गया आपका अचोन्त्यादि टी। अब है षण्णवति इत्यत्र सूत्रोल्लेख पूर्वक संधि विच्छेद विधेय। इसका हो जाएगा आपका कट धन नवति। ये है, यहाँ पर आपको 2 सूत्रों का उल्लेख करना है। एक तो हो जाएगा झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। इससे क्या होता है, ये टका ड हो गया, तो सड हो गया, फिर नवती हो गया। अब लिखना है आपको यरो अनु नासिके अनुनासिको वा। इसका मतलब यह विकल्प से क्या होता है, टौठा डौढ़ा न हो गया, तो सन हो गया और नवती। यहाँ पर देखिए सूत्र के पूजा सन्नवती, यहाँ न जो चेंज होगा होगा अनाम नवती नगरी नाम इति वाच्यम। यह वार्तिक है, इस वार्तिक से जाकर के सन्नवती होता है। तो आपको उसकी स्थिति नहीं दिखाना था, सीधा है सन्नवती, यानी कि 60 प्लस नवती। 2 सूत्र आपको लिख देना था और बस, उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो रूप सिद्धि प्रक्रिया में उसकी जरूरत पड़ता है, 1 नंबर में नहीं पड़ता। अब आइए, तो इस तरह से आपको 60 प्लस नवती विच्छेद कर दे, यह सूत्रों की वहाँ आवश्यकता थी। अब हम लोग चलते हैं आगे, है अहो ईशा। कितना अच्छा पूछा, देखो इसका विच्छेद होगा अहो प्लस ईशा। सूत्र पूछ रहा है, तो सूत्र है प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, अचिनित्यम। ठीक है, देखिए आज हम लोग केवल क्या सटीक आंसर होना चाहिए यह मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए विश्लेषण करने के लिए तो बहुत समय है। आप कहेंगे यहाँ क्या है, तो एक सूत्र आपको मिलेगा, ओत सूत्र है। ओत सूत्र से क्या होता है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। पहला सूत्र है प्लुत प्रगृह्या नित्यम से हमारी संधि हो गई, कौन सी, प्रगृह्य प्रकृति भाव संधि हो गई। उसके बाद इदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम पढ़े होंगे, अधसो मात पढ़े होंगे, ओत है, निपात एकाजनांग है। ये सब हमारा क्या हो सकता है, आने वाला टाइम में पूछ दे, निपात एकाजनांग है ना। और भी सूत्र, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ प्रगृह्य संज्ञा होगी वहाँ वहाँ यह सूत्र आएगा। तो आपको इतना ही लिखना था, ये विच्छेद कर दिए, सूत्र लिख दिए, इसमें आपको हाफ नंबर और इसमें हाफ नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आप लोग मिला लिए होंगे। 1-1 नंबर का जो 10 सवाल था सबका मैंने विश्लेषण कर दिया, क्या आंसर होना चाहिए। इस तरह से यदि आप लिखे होंगे तो आपको 10 में 10 नंबर मिलेगा, उसमें हाफ नंबर भी कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोग जो एग्ज़ाम दिए होंगे उन्हें अब पता चल गया होगा कि हमें 10 में 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, 8 है, कितना आ रहा है। आइए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु सूत्रोल्लेख पूर्वक विभक्ति प्रयोग है संस्कृत भाषा निर्णय। बहुत अच्छा, देखिए रामेन बानेन हतो वाली, पहले भी पूछ चुका है रामेन बानेन हतो वाली, लेकिन इसने देखिए इस बार क्या किया है, लिखा है रामेन बानेन हतो वाली। अंडरलाइन यहाँ है, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया।
तो हम यहाँ क्या लिखते, रेखांकित पदे तृतीया विभक्ति वर्तते, लिखे होंगे रेखांकित पदे तृतीया विभक्ति वर्तते। फिर अप्रधान कर्तरी करने च तृतीया विभक्ति भवति, दूसरा लाइन, तब लिखेंगे एतदर्थम सूत्रम कर्तरी कर्णयोः तृतीया। उसके बाद क्या लिख देंगे, उदाहरण दे देंगे। तो 4 पंक्ति मिनिमम आपको बनाना है इस सूत्र से, कि अप्रधान कर्ता राम है इसलिए। यदि बानेर में लिखता तो फिर हमारा अलग सूत्र, ये विभक्ति ये जोड़ता है लेकिन वहाँ पर आपका रूप अलग होता है। इस तरह से आपको 4 लाइन मिनिमम बनाना था। रेखांकित पदे तृतीया विभक्ति वर्तते, अप्रधान कर्तृ तृतीया विभक्तिर्भवति, एतदर्थम सूत्रम अस्ति कर्तरी कर्णयोः तृतीया, और उदाहरण। बस इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। हरि वैकुंठम अधिशेते, बिल्कुल आसान है, हरि वैकुंठम अधिशेते, क्लियर है। यहाँ पर आपका रेखांकित पद जो है वैकुंठम है, क्या लिखना था, रेखांकित पदे द्वितीया विभक्ति वर्तते, अधि सिंह अस्था आसाम धातूनाम आधारस्थ कर्म संज्ञा भवति, एतदर्थम सूत्रम अस्ति अधि सिंह अस्था आसाम कर्म उदाहरणम, उदाहरण दे देना था। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखो कितना बढ़िया पूछा है, सुधाम क्षीर निधि मथनाते। यहाँ पर विद्यार्थी बहुत कुछ गड़बड़ होंगे। सुधाम क्षीर निधि मथनाती, मीनिंग क्या होता है, कर्ता गायब है। अमृत के लिए समुद्र को मथता है, अमृत के लिए। तो यहाँ पर विद्यार्थी जनरली क्या लिखता है, अकथितं च का उदाहरण तो है, लेकिन यदि यहाँ पर उन्हें अंडरलाइन करता तो होता। यहाँ पर रेखांकित पदे द्वितीय विभक्ति वर्तते, एकदम सही है। यहाँ पर कर्तुरी इप्सित तमम कर्म लगाए, ध्यान रखिए, कर्ता का इप्सित वस्तु तो क्षीर निधि को मथना था, अर्थात समुद्र को मथना था, इसलिए कर्तुरी इप्सित तमम कर्म से यहाँ पर कर्तु इप्सित तमम यत् कर्म संज्ञा भवति, एतदर्थम सूत्रम अस्ति कर्तुरी इप्सित तमम कर्म। ध्यान रखिएगा, अकथितं च कब होता, जब इसमें अंडरलाइन किया रहता तब हमारा सूत्र होता अकथितं च, लेकिन अंडरलाइन यूपीएससी ने यहाँ पर किया था इसीलिए अकथितं च सूत्र यहाँ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र जो है पूछा गया है षष्ठी से, एधोदकस्य उपस्कुरुते, क्लियर है, एधोदकस्य उपस्कुरुते, एधोदकस्य, यहाँ पर उदक, एध प्लस उदक, उपस्कुरुते। क्योंकि देखिए मैं मीनिंग का यहाँ उतना इंपॉर्टेंट है, रेखांकित पदे षष्ठी विभक्ति वर्तते, शेष अवस्थायाम षष्ठी विभक्ति भवति, परंतु यहाँ पर है कर्म आदि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम, षष्ठी है वो, अतः सूत्रम अस्ति, सूत्र वही है। कौन सा सूत्र है, षष्ठी से ऐसे वही लिखेंगे, तो रेखांकित पद में षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन कर्म का संबंध होने पर भी षष्ठी विभक्ति ही होती है। तो ये देखिएगा, अब हमारा हो गया बनस्य अंतिके माँ याही। तो देखिए कितना बढ़िया, बनस्य अंतिके माँ याही, बन के नज़दीक मत जाओ। यहाँ अंतिके में अंडरलाइन क्या है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखेंगे रेखांकित पदे सप्तमी विभक्ति वर्तते या अस्ति, आधारस्य अधिकरण संज्ञा भवति, आधारो अधिकरणम, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा अंतिके शब्द जो है सप्तम में अधिकरणे च से लगा है, ध्यान रखिएगा, सप्तम में अधिकरणे च इस सूत्र से आएगा। आपको पता होगा अंतिक शब्द के योग में और दूर शब्द में 4 विभाग, दूरम, दूरेन, दूरात, दूरे। उसी तरह अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात, अंतिके, 4 विभक्तियों का प्रयोग केवल दूर और अंतिक शब्द के अर्थ में। तो ध्यान रखिए, सूत्र भी आप लोग पढ़े होंगे, दूर अंतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, इसका मतलब दूर और अंतिक शब्द के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है, और सप्तम अधिक करने च का मतलब है उसमें सप्तमी लगेगा। तो क्लियर हो गया।
रेखांकित पद में सप्तमी है, अंतिक में सप्तमी एक वचन है, आधार की अधिकरण संज्ञा हुई है, फलतः सप्तम में अधिक करने से इसमें सप्तमी। तो ये हो गया आपका। इस तरह से यदि आप लिखे होंगे तो पूरा 10 में 10 नंबर मिलेगा। अब आइए हमारा सी है, अधोलिखित सूत्रों का उदाहरण संस्कृत में देना है, यानी सूत्र का अर्थ भी लिखना, उदाहरण देना है। उपदेशज अनुनासिकित, जैसा कि आपको पता ही है, हमारे यूट्यूब पर देखे होंगे, है ना, लेक्चर 12 जिसमें संज्ञा प्रकरण है, उसे हर एक साल एक आता है। एक बार आ गया था हलंत्यम, देखिएगा तो आप लोग अच्छे तरह से देख लें, वहाँ मैंने तोड़ तोड़ के विस्तृत रूप से बताया गया, तो देख लीजिएगा वहाँ। उपदेशज अनुनासिकित, हलंत्यम भी आ चुका है, लसक्व तद्धिते भी आ गया, ये संज्ञा विधायक सब सूत्र है, एक जगह मैंने रख दिया। लेकिन फिर भी यहाँ इसका एक आंसर क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। उपदेशे अच अनुनासिकः इत संज्ञा भवति, बस इतना लिख दो। उदाहरण दे दीजिए, जो अंतिम अच होता है अनुनासिक की, उसकी इत संज्ञा होती है। तुमुन में जैसे ऊ की इत संज्ञा है, कुचु तुकु में वो उदाहरण दे दीजिए, तो वहाँ आप विस्तृत दे सकते हैं। बस आपको ज़्यादा नहीं, सूत्र यदि कभी नहीं आ भी रहा है तो ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा आपको नहीं, सूत्र को तोड़ दीजिए, उसके बाद उसका अर्थ लिख दीजिए, ठीक है। अगला है पूर्वत्रा सिद्धम। ये आप लोगों को थोड़ा सा, बहुतों को नया लगा होगा, है ना, लेकिन नया नहीं है। देखो इसमें कभी कभी ध्यान रखिए, टेक्निक से भी एग्जाम में लिखा जाता है। आपको कभी कोई सूत्र याद नहीं है तो मैं कई बार क्लास में बताया हूँ कि थोड़ा टेक्निक अपनाइए, सूत्र को तोड़ दीजिए। पहले है पूर्वत्र, उसके बाद असिद्धम, असिद्धम। पूर्वत्र में आपको पता है एक तरल प्रत्यय है। देखिए पूर्वत्र असिद्धम, इसका मतलब यह 8वें अध्याय का दूसरे पाद का पहला नंबर सूत्र है। जैसा कि आपको पता है अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है और हर एक में बहुत ही सूत्र है, यानी कि 4 कम 4000 लगभग सूत्र है अष्टाध्यायी में। तो ये है, इसका मतलब है कि 8वें 8.25 अध्याय तक, इसका मतलब 7.25 अध्याय तक यहाँ चला गया। इसके पूर्वत्र में जो सूत्र पढ़ेंगे सब असिद्ध होगा, अर्थात हमारे दृष्टि में वह सूत्र है। यद्यपि इस सूत्र को व्याख्या करने में मिनिमम 45 मिनट लगेगा, ताकि आप अच्छे तरह से सारे लोग समझ जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ सूत्र व्याख्यान एक सही आंसर क्या होगा वो मैंने आपको बताने के लिए यहाँ आया हूँ। तो अब आप देखिए, नहीं जानते आप क्या लिख देते, पूर्वत्र, उसके बाद असिद्धम भवति। पूर्वत्र असिद्ध होता है सारे बार, इतना लिख दीजिए। उदाहरण दे देते आप, मनोरथ की रूप सिद्धि में प्रक्रिया आता है, मनोरथ के नियम, वहाँ रूढ़ी भी आता है और हसी चौ भी आता है, तो वहाँ पर आप देते मनोरथ या हर इह हरे इह, इसका भी उदाहरण दे सकते थे। तो इन दोनों में आपको बता देना था, यानी कि पूर्वत्र असिद्धम भवति। अरे भैया मिनिमम 1 नंबर तो मिला, 2 उदाहरण दे देते, हाफ नंबर हो जाता। बस यहाँ आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं, बस आपको समझाना था, एक पंक्ति बनाना था, दूसरा क्यों मिनिमम 3 पंक्ति है, तो ये लिखना था आपको, पूर्वत्र असिद्धम भवति, उसके बाद कर, ठीक है। चलिए आगे है अपवर्गीय तृतीया, बिल्कुल आसान है। अपवर्ग अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, तो सीधा लिखते हैं अपवर्गे अर्थे। अपवर्ग का मतलब होता है फल प्राप्ति, तो फल प्राप्ति विषय तृतीया विभक्ति भवति। उदाहरण दे देते हैं, आहना क्रोशेन व अनुवाको अधीता, मासेन अधीता, आहना अधीता, इस तरह से कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। मिनिमम 2 उदाहरण देना है, हर एक सूत्र एक लाइन होता है और उसका 2 उदाहरण, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूत्र में 1 नंबर मिलेगा, 2 उदाहरण में हाफ। तो ये भी हो गया। कर्तने करनी कर्तरी करने कृता बहुलम, यह समास का सूत्र है। फिर आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्या लिख देते हैं, कर्तरी करने कृता का मतलब होता है कृदंत प्रत्यय के साथ, बहुलम मतलब होता है बहुल प्रकार से समास होता है, समासो भवति। नहीं भी यदि आप समास जान रहे हैं तो इतना भी, कर्तरी करने कृता बहुलम भवति, 1 नंबर तो मिल जाएगा। उदाहरण यहाँ देंगे, हरित्रातः। त्रातः में आपको पता है त्रय धातु में अक्ता प्रत्यय है, विग्रह के हरिना त्रातः। नख भिन्न, नख निर्भिन्न, नख भिन्न, तो आपको मिनिमम 2 उदाहरण देना था, आपको हर हाल में यहाँ नंबर आता है। इसका मतलब 1 नंबर। कर्तरी करने कृता बहुलम भवति, बहुल कहते हैं बहुत प्रकार से होते हैं,
बहुल की परिभाषा क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यदे, विधिर विधानम बहुधा समीक्षे चतुर्विधम बाहुल्यम वदंती। बाहुल 4 प्रकार करते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ मैं पढ़ाने नहीं आया। आपका एक सही आंसर क्या आपने लिखा होगा, यदि आप इतना भी लिख दिए होते टेक्निक से तो 1 नंबर मिल जाता, और 2 उदाहरण देते तो हाफ हाफ नंबर। हाँ, उदाहरण में आप जरूर जो है उसका विग्रह कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एक फिर समास से पूछा है, तदितार्थ उत्तर पद समाहारे च, फिर वही करते, तदितार्थ उत्तर पर समाहारे दिक् संख्ये समान अधिकरण समासो भवति। बस इतना करना। उदाहरण दे देना था, पौर्वशाला, पंचगवधन, है ना, पंचगंगम, ये भी आप दे सकते हो उदाहरण, पंचगवम दे सकते थे, सप्तर्षया दे सकते, ये सब उदाहरण दे सकते हो। मिनिमम 2 उदाहरण आपको देना था। आप याद रखिएगा, कभी आपको सूत्र नहीं आ रहा है तो उसमें भवती अस्थि का प्रयोग कर दीजिए, 1 नंबर मिल जाएगा। उदाहरण भूल जाते हैं कोई बात नहीं, 1 नंबर तो गया, लेकिन क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, आपको एक पंक्ति बनाना था। तो ये मेरे विचार से क्लियर हो गया सभी सूत्र का। अब देखिए अगला जो आया हुआ है, एक्सेसस्य स्वरूपम विवेचनीयम। एक्सेस क्या है? अब देखो, एक्सेस हमारा एक द्वंद्व समास में है। आपको पता होना चाहिए कि द्वंद्व समास जो है 3 भेद है, इतरेतर योग द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक्सेस द्वंद्व, जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे, सभी लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पूछा गया हुआ एक्सेस द्वंद्व पर पूछा है। तो एक शेष का मतलब जिसमें एक ही शेष, इसका मतलब इसमें आपको पहले फॉर्मेट बना देना था समास, उसके बाद द्वंद्व का डायग्राम के द्वारा, फिर एक शेष के बारे में बताना था। अर्थात जिस समास में एक ही पद शेष रहता है वही एक शेष होता है। उसके लिए आपको सूत्र निर्देश कर देना था, पिता मात्रा। पिता मात्रा, इसका मतलब क्या होता है? माता के साथ पिता शेष रहता है। तात्पर्य यही है, 2 यदि रहेगा तो एक मेल एक फीमेल, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, तो उसमें स्त्रीलिंग समाप्त हो जाता है, केवल पुल्लिंग शब्द रहता है। जैसे माता पितरौ, तो माता च पिता च। देखिए माता पितरौ भी समस्त पद बनता है, ध्यान रखिएगा, माता पितरौ, लेकिन ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा इतरेतर योग द्वंद्व होगा। लेकिन यदि केवल पितरौ लिखेंगे तो इसी सूत्र से पिता अवशिष्ट रहता है, ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से शूद्रौ लिख सकते हैं, शिक्षकों लिख सकते हैं, अध्यापकों लिख सकते हैं। इसका मतलब एक शेष केवल आपको बचेगा। एक शेष के बारे में और बता देना है, जैसे आपका स्वरूपा नाम एक शेष एक विभक्तो, यहाँ पर भी कहता है स्वरूपा नाम स्वरूप में रामः च रामः च रामः च, 3 राम लिखते, तो यहाँ पर एक शेष का मतलब 2 हट जाता है और केवल रामा। अहम च वयम, है ना, त्वम च यूयम। तो ये सब उदाहरण आपको देना था, आप नोट्स में भी देखे होंगे। तो इसका मतलब इस तरह से आपको लिखना था, थोड़ा विस्तृत रूप से, तब आपको 10 नंबर, कहीं शब्द सीमा नहीं हुआ। अब आगे देखिए है, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। इसमें प्रायेण शब्द का मीनिंग बताना था। प्रायेण, प्रायेण का महत्व क्या है? तो देखिए कितना बढ़िया है। आप समास जब पढ़ते होंगे तो सब में लिखा रहता है, प्रायेण प्रथम पद प्रधानो अव्ययीभाव, प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। सब में प्राय, प्राय का मतलब होता है कि जरूरी नहीं, अक्सर, अक्सर का मतलब ये बहुत से नियमों में होता है। आप देखेंगे बहुब्रीहि समास के 4 नियम है, समान अधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, सहार्थ बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि। इन चारों के बारे में आपको बताना था। ये प्रायण का मीनिंग है। इसका मतलब उसमें भेद उपभेद जितने हैं सबको डायग्राम के द्वारा आप बनाते, फिर उसके बाद उदाहरण देते, समान अधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, सहार्थ बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि, ये चारों को आपको बताना था, चारों का उदाहरण देना था, तब आपको 10 नंबर आएगा। तो मेरे विचार से ये भी क्लियर हो गया। उसी तरह अब देखिए यहाँ पर समास का बहुत है, पिछले बार उन्होंने कर्मधारय पर पूछ दिया, हो सकता है आगे वह तत्पुरुष का प्रमुख भेद पूछ सकता है, अवान्तर भेद पूछ सकता है, अव्ययी भाव पर पूछ सकता है। अब समास पर ज़्यादा आप लोग फोकस करिए, समास के सूत्रों को भी, प्रमुख सूत्रों को भी ध्यान दीजिए, आने वाला टाइम में यही है। तो ये आपका ग्रामर हो गया, आप मिला लिए होंगे कि आपको कितना नंबर आ सकता है 50 में। यद्यपि क्वेश्चन आसान नहीं था लेकिन टफ भी नहीं था, पढ़ने वाले के लिए टफ नहीं रहता है, नहीं पढ़ने वाले के लिए आसान भी नहीं होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन है हमारा,
दूसरा वैदिक साहित्य से, वैदिक भाषा में तिगंत प्रयोग का वैशिष्ट्य बताना है। तिगंत का मतलब उसी को आख्यात पद भी बोलते हैं, जिसको हम लोग धातु रूप बोलते हैं। तो तिगंत प्रकरण में अर्थात वैदिक साहित्य में जैसे छंदसी लुंग लंग लिट, अर्थात छंद में जो है लुंग लंग लिट का प्रयोग कहीं भी प्रयोग हो सकता है, परोक्षीय लीट होता है। ये सारे जितने विधियाँ लोट लकार में देखेंगे मध्यम पुरुष के बहुवचन कई रूपों का प्रयोग होता है। एकदम क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लिख दिए होंगे। अगला है अर्थ विकास से दिशो, अर्थ विकास की दिशा को बताना है। अर्थात अर्थ विकास की जो दिशा है उसमें तो आप सबसे पहले लिखेंगे अर्थ का विस्तार। इसके है अर्थ का विस्तार, किसी भी शब्द में अर्थ का विस्तार कैसे होता है। जैसे पहले होता था कुशल, किसको कहते हैं, कुशान लाती इति कुशल, है ना। कुशल शब्द जो होता था कुशलः, ठीक है, क्या होता था, कुशान लाती इति कुशला। जो कुश को लाता था उसी को कुशल कहते हैं। कुश को लाने में नुकीला होता, बहुत तेज होता, उसमें चुभने का खतरा होता था, इसलिए कुश को लाने वाला बहुत ही कुशल होता था प्राचीन काल में। लेकिन अब क्या होता है, व्याकरण में कुशल है, साहित्य में कुशल है, दर्शन में कुशल है, हर चीज में, काम में कुशल है, खेलने में कुशल है, दौड़ने में कुशल है। इसका मतलब शब्द जो सीमित था उसमें विस्तार हो गया। उसी तरह तैलम शब्द था, तिल के ही तेल को तेल का, आज तो किरासन तेल, मिट्टी का तेल, इसका तेल, जितना भी है, सरसों का तेल, राई का तेल, हर चीज का तेल के लिए प्रयोग है। इसका मतलब उसमें भी अर्थ। उसी तरह बीना था, है ना, इसका मतलब क्या था, प्रवीण, सॉरी, प्रवीण में क्या होता था, प्रकृष्टो बीनायाम, जो बीना बजाने में निपुण होता था उसको प्रवीण बोला। आज व्याकरण में प्रवीण है, साहित्य में प्रवीण है, दर्शन में प्रवीण, काम में प्रवीण, हर चीज के लिए प्रवीण। इस अर्थ का विस्तार हुआ, तो अर्थ विस्तार हो गया। अर्थ संकोच, जिसमें अर्थ में संकुचन आया। जैसे गच्छति इति गौ, अर्थात जो सड़क पर चलता था उसको गाय कहा जाता। आज देखिए, उस समय जो सड़क पर चलता था उसको गाय कहा जाता था। आज तो आदमी भी चलते हैं, कुत्ते चलते हैं, गधे चलते हैं, बैल बकरी सब चलते हैं, उसमें सब के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, अब केवल गाय शब्द के लिए ही सीमित हो गया। तो ये हो गया अर्थ में संकोच। एक होता है अर्थ आदेश, जहाँ अर्थों को पूरी तरह आदेश, जैसे प्रियवर, मान्यवर, गुरुवर। अब हम लोग वर का अर्थ होता है दुल्हा, अर्थात पूरी तरह हट गए। उसी तरह हम कह सकते हैं अर्थ अपकर्ष और अर्थ उत्कर्ष। अर्थ उत्कर्ष मुग्ध, मुग्ध मन होता है तो मूर्ख होता है, अब मुग्ध मन मोहित, अर्थ में उत्कर्ष हो गया। अर्थ अपकर्ष असुर शब्द है, असुर शब्द पहले होता था देवता के लिए, असुर, अब हमारा राक्षस के लिए हो गया। इसमें अर्थ अपकर्ष। तो ये हमें 5 पॉइंट लिखना था, फिर 10 नंबर का था। फिर देखिए आया है विज्ञान, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में कात्यायन का योगदान। कई बार पाणिनि का योगदान पहले पूछ दिया था, पतंजलि का योगदान भी, कात्यायन का योगदान बाकी था तो पूछ दिया है। अब कात्यायन के योगदान का मतलब ये होता है कि कात्यायन ने वार्तिक लिखा। आपको वार्तिक यानी पाणिनि के कमियों को उन्होंने पूरा किया तो बताना है। जैसे हम संधि से उठाते, हम लोग दीर्घ संधि लिखते हैं, सवर्ण दीर्घ है, वहाँ पर भी है एक वार्तिक की चर्चा, सकंध्वादिशु पर रूपम वाच्यम तच्चौटे, अर्थात सक प्लस अंधु, कर्क प्लस अंधु, मनस प्लस मनीषा, है ना, मनस प्लस ईसा। तो ये सब उदाहरण दे करके आपको बताना था। फिर हम समास में देखते हैं, समास में भी आप देखोगे धर्म आदि स्वनियम है, वहाँ पर भी हर तरह से समास का उदाहरण है। कारक में तो आप जानते ही हैं, द्वितीया में, है ना, अभिता परिता संज्ञा निक्षा प्रति योग्य वार्तिक है। उपसर्वत्सु कार्यादिपरियादिशु, ये भी वार्तिक है। तृतीया में वार्तिक है, गम्यमाना अपि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, है ना, ये सब प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम। चतुर्थी में वार्तिक है, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या क्रियाया यम भी प्रति स्वसंप्रदान। फिर पंचमी में वार्तिक है, लेप योग कर्मण्यधि करने जो। षष्ठी में, सप्तमी। इन सभी वार्तिकों की चर्चा करना था कि यहाँ पर उनकी कमियां था। अर्थात पाणिनि यदि दाहिना हाथ है तो कात्यायन बायां हाथ है, दोनों हाथ मिलकर व्याकरण रूपी शरीर का दो हाथ था। केवल पाणिनि ही पूरा कंप्लीट नहीं है, कात्यायन भी, और इन दोनों को पूरा किया पतंजलि ने। तो इन बातों की चर्चा करते हुए आपको लिखना था, तब कात्यायन का। तो मेरे विचार से ये सब आप लिखे होंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब आइए, हमारा 3 है, इसमें आपको चूँकि पता है दूसरा हिंदी या इंग्लिश में लिखना है। तीसरा में संस्कृत कथा साहित्य का अवलंब एक निबंध है। संस्कृत कथा साहित्य, जैसे संस्कृत कथा में पंचतंत्र की कथा को लेंगे, उसका बताएंगे एक निबंध। उसके बाद कादम्बरी एक कथा है जिसमें 3 जन्मों की कहानी, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा सेकंड पेपर से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सेकंड पेपर से ही आया। कादम्बरी वहाँ भी पढ़ते हैं, पंचतंत्र में सेकंड पेपर के 4th में पढ़ते हैं, तो वहीं से उन्हीं बातों को उठा के आपको लिखना था। अब आइए देखिए, अगला है प्रिया अंक पालिब, प्रिया अंक पालिब विमर्द हृदय न कालिदासात अपरस्य वाणी।
कालिदास के समान दूसरी किसी की वाणी। प्रिया अंक पालिता, देखिए प्रिया प्लस अंक, अंक माना होता है गोद में, प्रिया की गोद में, पाली इव, पालन के समान, इव जहाँ है उपमालंकार। इसका मतलब जैसे एक प्रिया बच्चों को या अपने प्रेमी हृदय को किस तरह से पालन पोषण करते हैं और उसका हृदय कितना उद्गार होता है, उसी तरह कालिदास की जो वाणी है प्रकृति में पला हुआ है। इसका मतलब उपमा के माध्यम से यहाँ बताना था, सभी ग्रंथों के बारे में, तीनों नाटकों के बारे में थोड़ी थोड़ी उसकी चर्चा करते हुए आपको लिखना था। ठीक है, इसका मतलब उपमा अलंकार, फिर उसकी जो वाणी थी कालिदास की कितनी प्रकृति थी वो चीज़ें लिखना था। रामायण की उपजीव्यता का विवेचन का अर्थात उपजीव्य काव्य किसे कहते हैं, जहाँ से कभी ग्रंथ का प्रेरणा लेकर काव्य लिखते हैं उसको उपजीव्य काव्य कहते हैं। रामायण एक, महाभारत आर्ष महाकाव्य, इन दोनों से प्रेरित होकर प्राय संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे रघुवंश है रामायण से है, उसके बाद उत्तर रामचरित रामायण से है। आप देखोगे मतलब ये सब ग्रंथ जो है आपका उत्तर रामचरित है, ये सब सिर्फ आपको ये सब लिखना था वहाँ से। फिर है संस्कृत मुक्तक काव्यों की समीक्षा। मुक्तक काव्य जो पूरी तरह मुक्त होते हैं, आगे पीछे की कोई अपेक्षा नहीं होती है, इसमें हम नीति शतक दे सकते हैं, अमरुक शतक दे सकते हैं, ये सब मुक्तक काव्य भी 3 प्रकार के, उसके भेदों का वर्णन करते उदाहरण सब देना था और बीच बीच में आपको श्लोक लिखना था। अब आइए 4 नंबर में भी देखें, रस सूत्र उद्धृत विस्तार से। रस सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। इसको आपको पहले विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति इसका वर्णन करना था। और इस रस सूत्र व्याख्या में 4 है, लोल्लट है, शंकुक है, भट्टनायक है, अभिनव गुप्त। इन चारों के विचारों को वह प्रस्तुत करना था, ठीक, क्योंकि देखिए 20 नंबर का है तो चारों के पहले उसको बताना था जो भरत मुनि का रस सूत्र है, उसके बाद अब चारों के विचारों को आप प्रस्तुत करते तो फिर आपका होता पूरा आंसर। रामायण का आदि काव्य कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आदि कवि वाल्मीकि को कहा था, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और उसके आदित्य को बताना। मां निषाद प्रतिष्ठान तम गम सरस्वती समा यत क्रौंच मिथुनाद एक अवधि काम मोहितम। इन श्लोकों को कोट करना है, श्लोका श्लोक तम आगत है उसकी चर्चा करना है जो आनंदवर्धन ने किया है। ये सब आपको श्लोक जरूर उसमें लिखना चाहिए। फिर नैषधम विद्वत औषधम, सेकेंड पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नैषधीय चरित विद्वानों के लिए कैसे महौषधि है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया नोट से, ये सब बिल्कुल आप पढ़े भी होंगे ना। आपका ये आंसर, इसका मतलब सेकंड पेपर से जो मैं बार बार कहता हूँ कि 3 और 4 नंबर क्वेश्चन सेकंड पेपर का पूरा सिलेबस तैयार करिए, आपका अपने आप यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया, क्या क्या आप लिखे होंगे, यदि ये सब दिए होंगे तो आपको अच्छा नंबर आएगा। 5वां निबंध देखिए बहुत बढ़िया है। पहले लिखा रहता था 150 150 वर्ड में, परंतु अब वो 150 वर्ड में नहीं, सिंपल लिख देता। अधो लिखा था सर्वे प्रश्न संस्कृत भाषा समाधेय। इसका मतलब वह है विद्यारंभ संस्कार का स्वरूप और महत्व बताना। संस्कार से क्वेश्चन आ गया तो आप मैं बार बार कहता हूँ 2013 से जो वर्ग 6 और 7 है वहीं से वह निबंध उठा के पूछ रहा है, तो इस बार भी वही किया। तो वेदारंभ संस्कार के बारे में बताना था। भारतीय ज्ञान परंपरा में आर्यभट्ट का योगदान पहले भी यूपीएससी ने पूछ चुका, आर्यभट्ट है ना जिन्होंने सिद्धांत आर्यभट्टियम में दिया, उसके बारे में आपको बताना था। वर्ण और आश्रम के बीच में संबंध बताना। वर्ण 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। आश्रम 4 है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और इन दोनों के बीच के संबंध को बताना। तो बताते कि यदि वर्ण जीव है तो आश्रम आत्मा है। ये दोनों जीव और आत्मा को हम अलग अलग नहीं करके ये दोनों के बीच में पहले बताना था, फिर उसके बाद निष्कर्ष के रूप में आप बताते हैं अच्छे से। संस्कृत में लिखना था आश्रमों में ज्येष्ठ आश्रम का महत्व। आश्रमों में ज्येष्ठ आश्रम 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। यहाँ पर हमारा गृहस्थ आश्रम के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया है, क्योंकि इसमें 5 महायज्ञ करने पड़ते हैं और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे इसमें कितनी चीज़ें करने पड़ते हैं, पूरे सांसारिकता को निभाना पड़ता है। और आगे का जो संन्यास आश्रम होता है वहीं, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह छोटी नदियाँ समुद्र में आके मिले, सारे आश्रम इसी में विलीन हो जाते हैं। तो ये आश्रम के बारे में प्राचीन काल में भित्ति चित्रकला, कला से कला और ललित कला टॉपिक है, कभी चित्रकला कभी मूर्ति कला संगीत कला, ये सब। इसका मतलब है कि कला से सीधा है कि निबंध इसने कहीं बाहर से नहीं पूछा, आप प्रैक्टिस किए होंगे पिछले साल का तो सारा मिल गया होगा। और केवल सारे देखिए भारतीय संस्कृति से ही इसने सारा निबंध पूछ लिया, तो ये भी क्लियर हो गया, निबंध भी कहीं बाहर से नहीं है,
यद्यपि देखिए 13 के पहले एक करंट टॉपिक पर पूछता था, मुझे लगता है कि आने वाला समय में यह पूछ सकता है। 2 6 से दे सकता है, 2 7 से वर्ग से, एक करंट से। तो करंट भी तैयार करके जाया करिए, ठीक है। जैसे G20 हुआ और सब हुआ। अधोलिखित सभी प्रश्न, छठा में, श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ का लक्षण, बिल्कुल आसान है। स्थित प्रज्ञ का लक्षण लिखना है, यानी गीता से संबंधित है। सांख्य आश्रित 3 गुण का स्वरूप और कार्यविधि, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण है। सत्व, रजस, तम, साम्यावस्था प्रकृति। प्रकृति का जब आरंभ होता है तो ये तीनों गुण समान अवस्था में रहता है, और जब लास्ट होता है तभी ये समान हो जाता है बीच में। ये तीनों गुण के बारे में बताना था, इसका स्वरूप क्या था, इसका कार्य क्या था। शंकर भाष्य का शास्त्रियोनित्वात्, यह सूत्र है, इस सूत्र का व्याख्या करना था। अर्थात शंकर भाष्य ने जो 10 उपनिषदों पर लिखा उसके बारे में आपको बताना था। इसका मतलब यहाँ 3 क्वेश्चन है, 15, 20, 15, और अगला फिर देखिए फिर दर्शन से, क्योंकि इनके पास सीमित क्वेश्चन है। तो 6 में भी दर्शन, एक गीता से दे दिया। योग शास्त्र में उक्त चित्त परिक्रमाणी प्रतिपाद्यत, चित्त परिक्रम, चित्त के बारे में बताना था इसमें, कि चित्त के बारे में योग शास्त्र में 20 नंबर का था। बौद्ध दर्शन में प्रतिपादित 4 आर्य सत्य, बिल्कुल बौद्ध दर्शन। दुख है, दुख का कारण है, दुख समुदाय है, और दुख समुदाय का भी निरोध है। ये 4 कारण था, इसके बारे में लिखना था। वैशेषिक शास्त्र में स्वीकृत विशेष नामक पदार्थ की चर्चा था। वैशेषिक धर्म है, कनाद ने लिखा है, तो उस पर आपको विशेष शब्द वी उपसर्ग पूर्वक शेष धातु में घय प्रत्यय जोड़ते हुए विशेष वी का अर्थ क्या होता है उसका मीनिंग बताना था। फिर इसके बारे में विशेषस्तु अनंता, वह अनंत है, ये सब आपको बारे में बताना था। तो ये फर्स्ट पेपर का देखिए क्वेश्चन आसान तो नहीं था, लेकिन टफ भी नहीं था, ठीक ठाक था, एकदम पढ़ने लायक था, लिखने लायक था। और 8 अनसीन पैसेज बहुत ही आसान दिया था इस बार, मतलब दोनों ही पेपर एक तरह से बना दिया था, करंट टॉपिक पर ही जनसंख्या के आधार पर बता दिया था किस तरह से पर्यावरण से संबंधित। और दूसरा पैराग्राफ हम लोग अनसीन पैसेज पर एक दिन अलग से पूरा क्लास एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के बताएंगे, इसको 3 से 4 लाइन में कैसे लिखना है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। तो मेरे विचार से जो फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन था बिल्कुल सिलेबस से आया था, सिलेबस से बाहर नहीं आया था, लेकिन एक चीज़ उसने प्रवृत्ति देखे कि समास से वह अब सूत्र ज़्यादा पूछना शुरू कर दिया है। यद्यपि पहले तो इसलिए समास के सूत्रों पर अब थोड़ा ध्यान दीजिए, कारक तो पढ़ ही रहे थे सूत्र, और संधि में अब समास पर भी दिखा, और वाच्य। सेकंड पेपर में जो हमारा फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पता है सेकंड पेपर में केवल और केवल पहला क्वेश्चन, सॉरी 5वां और 6ठा संस्कृत में सारे, और यानी कि फर्स्ट पेपर का सेकंड पेपर का यदि 4th देते हैं तो संस्कृत में 5 तो कंपलसरी ये निबंध है। तो पहला देखिए क्या है, प्रकृति मधुरा भारवी गिरह। भारवी की जो गिर है, वाणी है, वो प्रकृति मधुर है। जिस प्रकार प्रकृति में नारियल का फल बहुत मधुर और मिठास उसका होता है, ठीक उसी तरह प्रकृति की भारवी की वाणी। इसका मतलब नारिकेल फल सम्मितम बचो भारवी, इस सुक्ति को कोट करना था। भारवेर अर्थ गौरवम, भारवी का जो अर्थ गौरव प्रसिद्ध है, क्यों, वह जो प्रकृति से एकदम जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब बनेचर के संवाद को उसको जोड़ के देखना था, द्रौपदी के संवाद को इस सबसे। उसके बाद जो अर्जुन जाते हैं तपस्या करने के लिए, इन चीज़ों को, विषय वस्तु को कोट करते हुए 2-3 सूक्तियों को आपको लिखना था इसमें। मेघे माघे गतम बया, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर मेघदूत को और माघ शिशुपाल वध को पढ़ने में आदमी का संपूर्ण जीवन व्यतीत है। इसका मतलब मेघदूत का वैशिष्ट्य बताना था और शिशुपाल वध का वैशिष्ट्य, इन दोनों की चर्चा करते हुए दोनों ग्रंथ के बारे में आपको बताना था। बांडोच्छिष्टम जगत सर्वम, पहले से भी पूछा गया है कि बाण भट्ट संसार का उच्छिष्ट है, जूठन है। इसका मतलब बाण भट्ट ने जिस चीज़ का वर्णन किया, संसार में कोई कभी वैसा वर्णन नहीं कर पाया। ये है बांडोच्छिष्टम जगत सर्वम। डायरेक्ट नोट से भी आया, क्वेश्चन पेपर आप देखे भी होंगे। अगला है बृहत्त्रयी के अंतर्गत नैषधीय चरित का स्थान और महत्व। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनियम, नैषधीय चरित। इसमें नैषधीय चरित के बारे में बताना था कि नैषधीय चरित क्यों बृहत्त्रयी में श्रेष्ठ है, इसके पीछे आप कारण बताते। देखिए किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम वीर रस का है, लेकिन नैषधीय चरित में श्रृंगार रस की चर्चा है, उसके लिए उन्होंने बता दिया। इसलिए नैषधम विद्वा दौषधम, यह सूक्ति आपको सेट करना था। उसके बाद नैषधम विद्वा नैषधे पद लालित्यम, इस बात को भी बताना था। उदिते नैषधे काव्य क्व माघा क्वच भारवी, ये 3 सूक्तियों को जरूर आपको इसमें लिखना था और उसको विषय वस्तु बताना था। श्रृंगार सतगु जो कहा गया है,
हर्ष को, इसके बारे में आपको बताना था। और दंडिना गद्य सौंदर्यम, दंडी का जो गद्य सौंदर्य था उसके बारे में बताया। इसमें आपको क्या, दंडी के बारे में जो गद्य दंडिना पदलादित्यम, ये तो आपको बताना ही था। कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संशय, यह बात भी आपको बताना था। ये है आपका गद्य सौंदर्य, है ना। तो गद्य सौंदर्य हो गया। और आपका जो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है गद्य सौंदर्य, बिल्कुल आसान हो गया। अब देखिए क्या है, तो फर्स्ट सेकंड पेपर का जो हमारा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल सिलेबस के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है और कोई टफ नहीं था, बिल्कुल आसान था। दूसरा क्वेश्चन, ईशावास्य उपनिषद में संभूति और असंभूति इन दोनों का अभिप्राय बताना था। हिंदी या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। संभूति और असंभूति विद्या और अविद्या का ही दूसरा नाम है, कि विद्या से आदमी कहाँ जाता है और अविद्या से कहाँ जाता है, इन दोनों के बारे में आपको बताना था थोड़ा विस्तृत रूप से। इसको बताते हुए मंत्र भी उसमें सेट करना था क्वेश्चन आंसर में, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। गीता में प्रतिपादित ज्ञान कर्म और भक्ति योग का साधारण विवेचन करना था। तीनों का दिया है, 20 नंबर का। कर्म योग के बारे में बताना था, ज्ञान योग के बारे में बताना था, भक्ति योग के बारे में बताना था। इन सब के बारे में आपको बताना था। फिर तीसरा है सांप्रतिक प्रशासन के परे कौटिल्य का अर्थशास्त्र का उपादेय युक्तिपूर्वक। इसका मतलब कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस समय वर्तमान में क्या उपादेय है, इसका उदाहरण देकर कौटिल्य का अर्थशास्त्र सिद्धांत बताना, राज्यों के सिद्धांत, राजा के कर्तव्य आदि को इसमें बताना था। क्लियर हो गया। दो भी आसान है, मैं जनरली कहता हूँ 1 और 2 दीजिए, लेकिन फिर भी तीसरा क्वेश्चन भी आसान है। कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, इस उक्ति की व्याख्या करना है। कालिदास का सब कुछ अभिज्ञान शाकुंतलम, सर्वस्व का मतलब है उसमें इतना सुंदर से वर्णन उन्होंने किया है, तो कालिदास का सर्वस्व ही अभिज्ञान शाकुंतलम है। शाकुंतल के बारे में विशेष रूप से बताना था। मुद्रा राक्षस में वर्णित राजनीतिक दशा का चित्रण और समीक्षा। राजनीतिक दशा किस तरह से जो है चाणक्य राक्षस को पकड़ने के लिए अपना कूटनीति चलता है। आज के जमाने उस राक्षस के महत्व को जान रहा था कि ये कितना बड़ा ज्ञानी है, इसको जब तक हम चाणक्य का मंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इसकी राजलक्ष्मी स्थिर नहीं है। तो ये राजनीति के बारे में बताना, पूरे कूटनीति राजनीति सब है ना राक्षस के। और चाणक्य उत्तरे रामचरित भभूति विशिष्यते, कि उत्तर रामचरित में भभूति विशिष्ट माने जाते हैं। इसका मतलब उत्तर रामचरित में जो करुण रस की धारा प्रवाहित की है, उन्होंने जो दाम्पत्य जीवन का वर्णन किया है, प्रकृति का जो वर्णन किया, इन बातों को वहाँ आपको लिखना था। और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कभी फर्स्ट पेपर में, कभी सेकंड में, कभी फर्स्ट में, कभी सेकंड में। तो ये क्लियर हो गया। और आपको पता है कि 4 नंबर क्वेश्चन यदि आपको देना है तो आपको संस्कृत में देना है, क्योंकि संस्कृत वाला जो क्वेश्चन होता है वह आपको जनरली इसमें देता नहीं है। लेकिन फिर भी पंडित विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र का वैशिष्ट्य बताना था। संस्कृत के काव्यों में कलहन विजय राजतरंगिणी का वर्ण विषय बताना था। और महाकवि जयदेव प्रणीत गीत गोविंद को पाठम पाठम श्रावम श्रावम, उसके पाठ को सुन सुनकर किस तरह से अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त था, इसके भाव को बताना था। ये 20 नंबर का था। तो इसका मतलब यदि आप 4 देते तो इसे विषय वस्तु से संबंधित लिखते। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आपको पता है संस्कृत में व्याख्या लिखी जाती है। व्याख्या का तरीका आपको पता ही है, 5 बातों को लिखना। उन 5 बातों को लिखते हुए बिल्कुल आसान आया है। रघुवंश से 2 श्लोक पूछा है। त्यागा संभृत अर्थानाम सत्यामित भाषणम यस्य विजिगीषणम प्रजाय गृह मेदिनम। यह आपका रघुवंश का 7वां श्लोक है, जो कि आपको पता है कि केवल 1 से 10 श्लोक पढ़ना है। फिर है रघुनाम अन्वयम बक्षे, यह आपका 9वां श्लोक है, यानी कि 10 के अंदर 7 और 9 रघुवंश से पूछा, बाहर नहीं पूछा। अनंत रत्न प्रभस्य यश, ये कुमार संभवम का 3रा श्लोक है, ये बहुत ही मुख्य है। 3रा श्लोक 10 श्लोक के अंदर पूछा। 2 किराता से पूछा, क्रिया से युक्त नृपचार चक्षु, यह 4था नंबर का श्लोक है। और फिर आपका कृत परिणाम से आपका 2रा नंबर का श्लोक है। इसका मतलब 2रा 4था किरातार्जुनियम से, कुमार संभवम से 3रा, और रघुवंश से 7वां और 9वां। सारे के सारे सिलेबस के अंदर ही जो 10 श्लोक रहता है उसी के अंदर पूछा, बाहर नहीं पूछा। संस्कृत व्याख्या का जो तरीका होता है उससे लिखे होंगे तो इसमें 100% नंबर आता है। छठा भी संस्कृत में, नागर अक्षर का मतलब होता है संस्कृत में ही, और जो वर्तमान में शब्द प्रचलन में है। अनेज देकर मनसो जबियो, ईशावास्य उपनिषद का यह 4था मंत्र है। अर्थात आपको पता है उसमें केवल 7 मंत्र पढ़ना है, ये चौथा पूछा, 3रा है नहीं। फिर गीता का श्लोक पूछ दिया 15वां, यम ही न व्यथ्यंति एते, ये आपका 15वां नंबर का श्लोक है।
और फिर आपका सुंदरकांड, सुंदरकांड में अश्रुपूर्णमुखी दीनम, यह आपका श्लोक नंबर 23 है। इसका मतलब है कि छठे नंबर में जो 3 किताबें थी, ईशावास्य उपनिषद, गीता और सुंदरकांड, सेम छठे नंबर में वहीं से पूछा, कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे सेक्शन भी चेंज नहीं किया। यानी कि आपका 5 में सेम है, 6 में भी सेम है। 7वां नंबर आपको जैसा कि पता है आशय आता, आशय इतना, आशय को ही भावार्थ बोलते हैं, सरलार्थ लिखते हैं, तात्पर्यार्थ लिखते हैं, शब्द को केवल चेंज कर दिया, भावार्थ लिखा। संतप्ता नाम त्वमसि शरणम, मेघदूत का यह 7वां श्लोक है जो मेघदूत के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपका है नीति शतक, नीति शतक का यह 8वां श्लोक है, यदा किंचित ज्ञेयम्, अर्थात जब मैं कुछ कुछ जानता था, अपने को बहुत बड़ा समझता, लेकिन लास्ट में कहता मूर्खो अस्मि, ऐसी नहीं है, अस्मि, अर्थात जब मैं विद्वानों के संपर्क में आया तो लगा कि मैं मूर्ख है। मतलब जिस आदमी को कम नॉलेज होता है, अपने आप को वो बहुत बड़ा समझता है कि मैं बहुत बड़ा नॉलेज वाला हूँ, लेकिन जैसे ही वह विद्वानों के संपर्क में जाता है तो उसे लगने लगता है कि ना, मुझे कुछ भी पता नहीं है। चलिए ठीक है, जैसे कहा जाता है ना, यदि हिरण सिंह का वस्त्र पहन ले, चमड़ा पहन ले, तो सिंह कभी नहीं हो सकता है। समझ गए होंगे बात को, है ना, हिरण हिरण ही होता है। अब आइए, सुखनासोपदेश से पूछा है, तात चंद्रापीठ विदित वेदितव्य अधिक सर्वशास्त्रम तेना अल्पम अपि उपदिष्टम अस्ति, यानी सर्गत एव अभानुभेद्यम अप्रदीप प्रभा अपनेयम यौवन प्रभावम। इसका मतलब यही है कि ये जो युवावस्था में अंधकार है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं भेद सकता है, रत्न का प्रकाश दूर नहीं कर सकता है, कृत्रिम प्रकाश भी नहीं, इसके बारे में भावार्थ को समझाना था सुखनासोपदेश से। चंद्रापीठ को जो सुखनासोपदेश दे रहे हैं, तो ये भी कहीं चेंज नहीं हुआ, यानी कि 6 नंबर भी वही, 7 नंबर भी वही, और अब आप लोग देखते हैं 8वां नंबर। 8वें में देखिए, स्वप्रसंग व्याख्या करना हिंदी में। संबंधी राज्य मिदम एति महान प्रहर्ष, स्वप्नवासव दत्तम का 6ठा अंक है। 6ठे अंक का यह 5वां नंबर श्लोक है। इसमें कंचुकी बता रहा है किस तरह से जब आता है धात्री कंचुकी प्रदेवत महासेन से संवाद लेके, इस राज्य में आकर मुझे एक महान खुशी हो रहा है, दूसरी तरफ वासवदत्ता जो मर जाती है उसके बारे में उसे विषाद भी हो रहा है। तो इसके बारे में आपको बताना किसने कहा है, किस संदर्भ में कहा। हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस बार यद्यपि सिलेबस में 15 से, आप जानते हैं 15 से 22 श्लोक है, लेकिन इस बार उन्होंने 14वां नंबर का श्लोक पूछ दिया। ये थोड़ा उसने गड़बड़ किया, जो कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन उसको कहे कौन, वो तो ब्रह्मा की भी बात नहीं सुनते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो सेटर था उसने थोड़ी सी खुराफाती की है कि 15 नंबर श्लोक ना दे करके उसने 14 नंबर का श्लोक पूछ दिया एक बार। लेकिन हम बार बार सलाह देते हैं 5, 6, 7 दो, 8वें देने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन पूछ दिया तो कोई बात नहीं। शकुंतल का है, जिसके वो हिरण के बारे में बताता है, जिसको घाव हो जाता था उसको इंगुदी नामक तेल को लगाता था, वही उसके पुत्र को छोड़ जब शकुंतला जा रहे, तो थोड़ी परिचय दे दिए, उसके बारे में बता दिए, कुछ तो आ जाएगा नंबर। और लास्ट है उत्तर रामचरित यम गेहे लक्ष्मी, अर्थात यह हमारा 38 नंबर का श्लोक है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर रामचरित में आपका प्रथम अंक है 31 से 47 श्लोक, तो पूरे के पूरे 38 नंबर से दिया हुआ है, बाहर नहीं दिया गया है। तो इस तरह से हम देखें कि सेकंड पेपर तो जनरली आसान रहता ही है, क्योंकि उसमें पूछने की कोई संभावना होती नहीं इधर उधर का। तो सेकंड पेपर में जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही दिया गया है, बाहर नहीं दिया गया है। लेकिन एक केवल इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 14वां नंबर का श्लोक पूछा, जो कि 15 नंबर श्लोक में से देना चाहिए था, और तो कोई इसने चेंज नहीं किया। तो मेरे विचार से जो लिखे होंगे क्या नंबर आया होगा, और जनरली जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको आप विश्लेषण करके, आज मेरा उद्देश्य यही था कि क्या आंसर होना चाहिए सटीक आंसर, वो मैंने आपको बताया। खासकर जो व्याकरण होता है उसमें आपके 1 नंबर भी कटने की गुंजाइश नहीं होती। और लिटरेचर में खासकर संस्कृत व्याख्या यदि आप अच्छे से लिख देते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आता है। बाद बाकी हिंदी इंग्लिश वाला क्वेश्चन आप शेक्सपियर बन के लिख दो, कालिदास बन के लिख दो, 50% से ज़्यादा 40% से ज़्यादा नंबर देता नहीं, अन्यथा बहुत हो जाए। संस्कृत वाले प्रश्न में वह नंबर काटता नहीं, हिंदी और इंग्लिश में उतना वह देता भी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप अच्छे लिखोगे तो दोगे। तो चलिए, जैसे पिछले साल 5 विद्यार्थी मेरे जानकारी में था जो कि पास किया था, तो 3 केवल पास किए। पिछले बार रिजल्ट जैसा आपको पता है ना, रवि मीना किया था, मनीषा मीना किया था, और आपका जो
दिनेश, ये पिछले बार 5 में, इस बार भी 5 विद्यार्थी दे रहे हैं, मेंस दिए हुए हैं। मयंक प्रताप सिंह है, आयुष है, वेद प्रकाश कटारा है ना। उसके बाद और आपका पांडे जी है। देखिए किसका किसका होता है। यद्यपि इन लोगों ने मिला लिया होगा किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, और फिर हम लोग शीघ्र ही अनसीन पैसेज के लिए मिलेंगे। तो मेरे विचार से जो संक्षेप में था वो मैंने आपको बता दिया। आपका आंसर जो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप एक मार्किंग कर लीजिएगा। व्याकरण में कितना आ सकता है, व्याकरण में नंबर कटता नहीं। लिटरेचर में आप अच्छे से लिखें, लिटरेचर में आता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग लिखिए। आलतू फालतू बातें लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरे विचार से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग शीघ्र ही नए वीडियो में मिलते हैं।